मैं हूँ आरजे मौलिक और मेरे साथ हैं सुखदीप कौर। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो कुछ हटके। अपनी है अकेली पहचान, पूरे करती खुद अपने अरमान, नहीं ढूंढती कोई सहारा, किसी और ने नहीं खुद ने ही अपना नसीब संवारा। रेडियो महारानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे सेलिब्रेट कर रहा है वुमेन्स वीक, और उस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर अंशु सिंगला जैन हमारे स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे आज जानना चाहूँगा, जैसे हम आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करें तो होता है कि लाइफ की जर्नी शुरुआत हमारे चाइल्डहुड से होती है। तो उसी समय हम कोई ना कोई एक सपना देखते हैं कि मुझे हाँ ये बनना है, मुझे ये मुकाम हासिल करना है। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप डॉक्टर, आप एमबीबीएस भी हैं, डॉक्टर भी आप रहीं, तो बचपन में ये डॉक्टर बनने का सपना आपका था, आपकी फैमिली का था, किसका ये सपना रहा? बड़ा इसमें एक मज़ेदार सा किस्सा है कि बचपन में जैसे बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। मेरे पेरेंट्स दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जी। और मेरे मम्मा टीचिंग लाइन में है, बट मुझे वो चीज़ भी कभी अम्यूज़ नहीं करती। मुझे लगता था सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो मेरा बचपन का सपना ये था कि मुझे हाउस वाइफ बनना है क्योंकि घर पे रहूँगी। बट मेरे मम्मा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे एजुकेशन को लेके। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बचपन में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, या थोड़ा बहुत जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कभी स्पोर्ट्स में या कभी उसमें करती थी। तो ये सपना राइटफुली अगर कहा जाए तो ये मेरे पेरेंट्स का है। इन पर्टिकुलर मेरी मॉम का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, मेरे डॉक्टर। जी, बहुत खूब। जैसे आपने बताया कि बचपन में आप बनना तो हाउस वाइफ चाहती थी, बट फिर आप डॉक्टर बनी और आज आईपीएस हैं टीसीपी फरीदाबाद। बहुत खुशी भी होती है इस बात में, जो आपने बात बताई कि हम चाह क्या रहे थे बनना और आज आईपीएस बने। मैं जानना चाहूँगा, एक डॉक्टर तो आप बन गए, चलिए आपका बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट मिला, डॉक्टर आप बनी, बट ये डॉक्टर से आईपीएस का सफर, मतलब ये कहाँ से एक हमारा बिल्कुल लाइफ चेंज हुआ, लाइफ का मोड हमारा एक पाथ चेंज हुआ, कैसे हम डॉक्टर तो बने बट इतनी अच्छी जॉब होने के बाद भी कभी फैमिली ने टोका हो कि आप इसको छोड़ के आप यूपीएससी की ट्रेनिंग, इसकी तैयारी कर रही हैं, तो ये सफर कैसे शुरू हुआ? मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा महफूज रही, मैं कहूँगी फिज़िकली, फाइनेंशियली, मॉरली, स्पिरिचुअली। इस चीज़ में मैं बहुत गिफ्टेड हूँ। तो ऐसा तो एक भी मौका नहीं आया ज़िंदगी में जिसे मैं मतलब सोच सकूँ कि इस पॉइंट पे मुझे अपनी फैमिली को राज़ी करना पड़ा। जी। दैट वेज़ आई एम वेरी लकी। पर ये जो डॉक्टर से आईपीएस का सफ़र है, इसकी एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है। और मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब डॉक्टरी में लास्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, जब आप हॉस्पिटल में एक्चुअली में सर्विस करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जी। आई थिंक मेरा फर्स्ट मंथ ही वो 1 ईयर का कंप्लीट रहता है जब आप सर्विसेज देते हैं अपनी। तो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, फेब्रवरी। जब मैं मेरी इमरजेंसी में एक ड्यूटी लगी और मेरे पास एक 80% बर्न्स की पेशेंट आई जिसकी मुझे ड्रेसिंग करनी थी। एंड बिकॉज दैट टाइम बर्न्स के केस को मेडिकल लीगल लिया जाता था, मैंने काफ़ी बार उस लड़की से पूछा कि आपको कैसे कैसे डॉक्टर्स पूछते हैं हिस्ट्री में कैसे आई। तो वो लड़की बिल्कुल चुप थी और सब कोई कवर करना चाह रहा था उस इंसिडेंट्स को। और तो उसके बाद नेचुरली हमने पुलिस को दिखला दी। वो केस था टिपिकल बर्न्स का। इट वॉज डाउरी रिलेटेड एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे कि बहुत सारे बर्न्स पेशेंट में होते हैं, वी लॉस्ट द पेशेंट। उस दिन मैं सोच रही थी कि हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं बट और डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा अपने जैसे कहेंगे आत्मा की आवाज़ से लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका बिल्कुल रूट तक जाके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका रूट से, और उस समय दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई ड्रीम्ड दैट सिविल सर्विसेज एंड आईपीएस इन पर्टिकुलर बहुत यूजफुल होगा। जी, बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि होता है जब हम अपनी लाइफ का मोड हम चेंज करते हैं, किसी और पाथ को हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसको होने के बाद हमें लगता है कि नहीं यार, अब मुझे ये बनना है, मुझे सबकी आवाज़ बननी है। जी, ये वो घटना थी और बहुत ही दर्दनाक है। और आज तक मैं उसे याद करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज़ को कि हमारे समाज में एक भी ऐसा इंसिडेंस क्यों हुआ। अगर जैसे आपने एमबीबीएस से सीधा ही मोड़ लिया आईपीएस की तरफ, जो आपके दिल को इतना छुआ, जो इंसिडेंट हुआ, तो जब अब सोचा आपने कि मैं अपनी लाइफ में अब ये चेंजेस ला रही हूँ, तो उसमें आपके पेरेंट्स का
क्या रोल रहा? डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा। और मैं इनफैक्ट नॉट ओनली पेरेंट्स, आई हैव एन एल्डर ब्रदर ऑल्सो, तो बहुत ज़्यादा रोल रहा। और ये बिल्कुल सच है कि अगर वो नहीं होते तो ये जर्नी होती ही नहीं कभी भी कंप्लीट। यहाँ तक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी दैट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो मैं सुबह उठ के 3 बजे उठती थी, बिकॉज मुझे ये था कि मुझे रनर्स एडवांटेज जिसे हम कहते हैं कि 3 बजे क्या होता है, आपकी बॉडी मेडिटेशन के लिए या किसी जी। लर्निंग के लिए, इवन फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं वो इस बात को समझते हैं। 3 o'clock मैक्सिमम स्टेरॉइड्स आर रिलीज्ड इन योर बॉडी, नेचुरल स्टेरॉइड्स विच आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और 3 बजे आप जो भी ट्रेनिंग करेंगे मेडिटेशन बहुत बढ़िया जाएगी। तो मुझे ये था कि लोग उठ रहे हैं रात को सो के 9 बजे, तब तक मुझे अपना 12-13 घंटे का इफेक्टिव पढ़ाई कर लेना है। सो आई यूज टू गेट अप एट 3 in the morning. 5 o'clock I used to have my first tea, then go for a small walk. मेरे पेरेंट्स को मैं डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स कि वो लोग नहीं उठे, आई स्टिल रिमेंबर कि 5 बजे की चाय मैंने कभी खुद नहीं बनाई। और माई पेरेंट्स ऑफन यूज्ड टू अकम्पनी मी जैसे शेड्यूल परमिट करता था। और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती। अगर मैं कभी डिप्रेस्ड होती थी या उस आई ऑलवेज हैड my parents at my back. I remember my brother making newspaper notes for me, helping me, कई बारी बस बैठ के पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करना। तो एक जो माहौल होता है कि इस तरह के टॉपिक्स हैं या जनरल अवेयरनेस है, वो मुझे जो थे परिवार से बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी मिली और प्रैक्टिकली ऑल्सो कभी ट्यूशन्स पे जाना है या उसमें किसी भी चीज़ में, सो द सपोर्ट वाज इमेंस। तो जैसे मैम आपने अपनी इस जर्नी में जब आप आईपीएस बनना चाहते थे, आपने यूपीएससी स्टार्ट किया, जी। तो जो ट्रेनिंग हुई उस दौरान आपको कोई मुश्किलें नहीं हुई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत मुश्किलें आई होंगी, काफ़ी स्ट्रगल किया होगा आपने अपनी लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल, बिकॉज देखिए आईपीएस की ट्रेनिंग जो होती है फिजिकली बहुत डिमांडिंग होती है। एंड मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो उतने समय तक फिजिकल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा दूर थी। जी। तो मेरे लिए तो सडनली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि कभी आप अपना उठे नहीं Yes. और आपको सडनली आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको 15 किलोमीटर दौड़ना है, आपको 10 किलोमीटर दौड़ना सुबह 5 बजे उठ के। तो मुझे लगता था यार मैं 10 मिनट टहलने जाती हूँ, उससे ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और आप कह रहे हैं मुझे वॉल से जंप करना है और बिल्कुल टॉप से पूल में मारना है, हॉर्स राइडिंग करना है या फायरिंग करना है, बिल्कुल जो चीज़ देखी नहीं। तो बट उसमें भी नेचुरली पेरेंट्स का फिजिकल तो प्रेजेंस नहीं होता, बिकॉज ट्रेनिंग पूरी इनसाइड द अकेडमी होती है एंड यू आर नॉट अलाउड टू मीट योर फैमिली। तो उस समय पे फ़ोन पे तो सपोर्ट था, बट एक बहुत ही अच्छा तब मेरी डेस्टिनी ने मुझे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड दिए, हु इज़ नाउ माई सोलमेट ऑल्सो। सो ही वॉज ऑल्सो कांस्टेंट सपोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। इन एडिशन बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए एकेडमी में, स्टाफ बहुत सपोर्टिव था। तो सफ़र निकल गया, कहते हैं जब जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो वो सफ़र भी मुश्किल था थोड़ा सा, बट निकल गया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी का एक अनएक्सप्लोर्ड डोमेन था फिजिकल एक्टिविटी का, जो शायद मैं कभी नहीं करती, ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, फायरिंग, आई मीन स्पीक ऑफ व्हाट नॉट, स्कूबा डाइविंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग, जो कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, वो सब मैंने किए थैंक्स टू द ब्यूटीफुल पुलिस ट्रेनिंग। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके मैम। जी, जैसे कि मुझे जैसे आपने पहले बताया कि कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा मिली जब आप डॉक्टर थी, आप अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, एक ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, तब आपको कहीं ना कहीं वो माइंड में क्लिक किया वो केस देख के कि मुझे आईपीएस बनना है, सबकी आवाज बननी है, मुझे सिर्फ जितनी भी सबकी आवाज को बुलंद करना है। तो शायद जो आपने बताया कि आप 10 मिनट सिर्फ जॉगिंग ही करती थी, इससे ज्यादा आप नहीं करती थी, और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जब आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही थी तो उस दौरान शायद वो मुश्किलें आपको ज्यादा इसलिए नहीं है लोगों की मुश्किल है क्योंकि आपको सबकी आवाज बननी थी, आप में वो हौसला था, नहीं अब मुझे ये चीज करनी है। जी बिल्कुल, जहाँ पे चाह होती है वहाँ हमेशा आराम मिल जाती है, there's no doubt about it। क्योंकि हमेशा मुझे लगता था कि इस ट्रेनिंग को क्रॉस करने से पहले तो वो फिजिकल एंड्योरेंस तो मुझे दे ही रही थी। आई मीन मुझे एक्चुअल में जो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, हम सब बहुत इस गलत फहमी में होता है कि जो मैराथन रनिंग है या कुछ है, मतलब शायद मैं भी ऐसी सोचती थी पहले जाने से पहले कि अगर कोई मैराथन रन कर रहा है या बहुत लंबी स्विमिंग कर रहा है तो उसके अंदर वो फिजिकल स्टैमिना होगा, वो स्ट्रॉन्ग है, वो उस तरह से बना है तो वो कर लेता है। मुझे बहुत ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ये रियलाइज़ हुआ कि ये भी एक माइंड गेम है।
तो वो चीज़ जब आपके दिमाग में आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मेरी मंजिल है और इतना बड़ा मुकाम है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हिम्मत आपको चलने का वो जी। देती है। तो जैसे मैम आप कह रहे हैं कि जितनी एक्टिविटीज आपने सीखी हैं, जी। आपने हॉर्स राइडिंग, आपने बंजी जंपिंग या ऊपर वॉल से आपने नीचे जंप करना, जी। तो हम जब कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे आगे एक मॉरल होता है जिसको देख के हम कहते हैं कि नहीं हमने ये करना है, उसने कर लिया। तो आपके सामने भी ऐसा कुछ था? नॉट रियली, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई मेरे पास लाइव आइडियल था, बट इन एडिशन टू माई फैमिली मेम्बर्स जिस एक मॉरल या जो मार्गदर्शन वो कहेंगे, दैट इज द टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, बिकॉज ऑफ द टाइम दिस थिंग मैं नहीं मिल पाई उनसे, और मतलब क्योंकि मैं इस सेंचुरी में पैदा हुई और स्वामी जी, बट येस दे वर कॉन्स्टेंटली द गाइडिंग वैल्यूज, स्ट्रेंथ इज लाइफ and weakness is death, as he would say, arise awake and don't stop till the goal is reached. तो वो म्यूजिक हमेशा मेरे दिमाग में बजता रहता था, और उसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हैं, और जो कि मेरे लिए कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था, तब भी, आज भी, और शायद आने वाले समय में भी। वेरी नाइस। कि जब आपने यूपीएससी क्लियर करी, आपका रिजल्ट आया, तो उस टाइम आपको अब मन में लगा होगा कि हाँ अब मैं सबकी आवाज बनूंगी। तो उस दौरान जब आपने यूपीएससी क्लियर करी, फिर आपने एक ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मेरे पड़ोस में या मेरे गांव में और भी ऐसी गर्ल चाइल्ड है जिनको मेरे इतना ज्यादा हौसला, इतना अच्छा मेरा हौसला था और मैंने इतनी अच्छी यूपीएससी क्लियर करी और मैं आईपीएस जाके बनी। तो दूसरी गर्ल चाइल्ड्स को भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिली आपके द्वारा। बाकी पेरेंट, उनको लगा कि हाँ मैम आपकी वजह से हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि हाँ तुम भी सबकी आवाज बन सकती हो, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकती हो। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सोसाइटी जो है अब काफ़ी एडवांस हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि जस्ट मेरी स्टोरी पढ़ के, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बेटियों को काफ़ी इंस्पायर करते रहते हैं। तो सिर्फ मेरी स्टोरी से कोई इंस्पायर हुआ या आया, वो कहना उतना सही नहीं हुआ, जी। बट ऐसा ज़रूर हुआ है कि जैसे कोई आसपास में आपके जानने वाला कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो बहुत से पेरेंट्स ने कहा कि जिस तरह आपको ये सक्सेस मिली है, हम चाहते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं होता एक नॉर्मल मिडिल क्लास को किसी ब्यूरोक्रेट को रीच करना या किसी को गाइडेंस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे और स्टूडेंट्स भी थे, स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे कहा कि जैसे आपने पेरेंट्स को अपने कारण प्राउड होने का मौका दिया, पेरेंट्स जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे बने तो आप गाइड कीजिए, ऐसा मौका बहुत बार आया और बहुत अच्छा भी लगता है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को गाइडेंस दिया, उनकी खुद की मेहनत थी, बट उन्होंने पार्ट ऑफ सक्सेस, पार्ट ऑफ क्रेडिट ऑफ दैट सक्सेस मुझे भी दिया कि दीदी आपने हमें गाइड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमेशा मैं उनसे ये कहती हूँ कि मैंने तुम्हें जो गाइड किया है उसकी इतनी गुरु दक्षिणा देना मुझे कि सिर्फ आईपीएस या आईएएस वो तो गवर्नमेंट की सीट्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, कोई भी बन जाएगा। बट मेरी बात का इतना मान रखिएगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, मेक योर कंट्री प्राउड ऑफ योर गुड वैल्यूज़ एंड स्टिक टू योर वैल्यूज़, प्लेस वैल्यूज़ अबव एवरीथिंग, एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी देर तक नहीं बने तब तक बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। जब आप बन गए, उस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली जीते रहना, उस ड्रीम को जिसने आपको इंस्पायर किया, जैसे मेरे इंसिडेंट्स में सब लोगों के बीच में ही होता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बनने के बाद उसको कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को दिमाग में रखना और इस मुकाम को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि मैं तो बहुत बॉन्ड हूँ, मैं बहुत शार्प हूँ, वो चीज़ को रखना। मैंने ये कहा था कि ये ज़रूर आप कीजिएगा, इस चीज़ में आप मुझसे बेटर बनिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी जी। हुई। अब हमने ये बात तो जानी, आपने लोगों को, बाकी लोगों को मोटिवेट भी किया और साथ में लोगों को इतने अच्छे मैसेजेस भी दिए कि कभी भी ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वैसे एक बात है, मैंने, आपने भी बिल्कुल सुनी होगी कि एक जो लड़की होती है 2 परिवारों को चलाती है, तो मैं जानना चाहूँगा आप इसके ऊपर क्या कहती हैं? आई थिंक ये बहुत म्यूचुअल है। इट इज़ वेरी मच, ऐसा नहीं होता कि केवल लड़की चलाती है, इट्स वेरी मच अ डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब पे आती है। लड़कियों का वैसे ही एक ना
बिहेवियर होता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो ज़्यादा जी। केयरिंग होती हैं, वो सब लड़कियों का होता है। और शायद भगवान ने इतनी शक्ति भी दी है, डिफरेंट होती हैं लड़कियां, अलग पर्सपेक्टिव में डिफरेंट होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और लड़के थोड़े और पर्सपेक्टिव्स में होते हैं। तो दोनों के संगम से ही जो परिवार चलता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरी एफर्ट लगती है, सर्टनली मेरे इन लॉज के पास पे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होती होंगी, बहुत सारी बातें होंगी जो मुझे कंफर्टेबल करने के लिए वो करते होंगे, और शायद बिना कहे करते होंगे, हस्बैंड करते होंगे, सिमिलरली फॉर पेरेंट्स। तो आई थिंक लव एंड ट्रस्ट इज अंडरस्टैंडिंग द अनसेड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। जो बात नहीं कही गई उसमें भी सम्मान देना, वो बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना वो बहुत ज़रूरी है। और लड़की का रोल रहता है तो आई थिंक अप्रिशिएशन लड़कों को भी उतनी ही मिलनी चाहिए। इस गेम को जो वुमेन एम्पावरमेंट है जी, जिसकी हम बात करते हैं, इसे किसी भी पॉइंट पे कंपैरिजन नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर अंशु जी, मेरे माइंड में एक सवाल आया। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने? जी 3 इडियट्स मूवी में 3 फ्रेंड्स, जिसमें से जब वो अपने कॉलेज के बाहर लिस्ट देखते हैं लगी हुई है अपने मार्क्स की, तो उनमें से एक बोलता है कि सबसे लास्ट में मेरे फ्रेंड का नाम है, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का। तो जाहिर सी बात है कि सबसे लास्ट में जब नाम है तो पता है कि बहुत कम मार्क्स गेन किए हैं, तो दुख होता है। लेकिन अगर वही लिस्ट में सबसे ऊपर अगर फ्रेंड का नाम आया है तो और भी ज्यादा दुख होता है। तो क्या आपकी रिश्तेदारी में, आपके कजन्स, ब्रदर, सिस्टर, या रियल में भी ऐसा कभी हुआ हो कि आपके अगर काफी अव्वल नंबर आ रहे हैं तो किसी को पिंच हुआ ये चीज? देखिए, इसमें ना दोनों चीज़ें ही बहुत मेरे फेवर में रही। अगर आपको कोई ये कह दे कि जी आपने बहुत मेहनत की और इस कारण आपको ये मुकाम मिला, तो आप कह सकते हो लुक एट मी, सो हार्ड वर्किंग, आई एम द शाहरुख खान ऑफ Okay. माय ओन फील्ड। और अगर आपसे कोई ये कह दे कि जी आपको तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है, काम तो बड़े कम करते हो, तो आप हमेशा ये बात कह सकते हो, देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। सो यू कैन ऑलवेज से आई एम द एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ माय फील्ड। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं। और इसमें एक छोटा सा मैं आपको बात कहना चाहूँगी कि जो मिठास है उसका ना, वो एक तेलुगु न्यू ईयर में एक ड्रिंक बनती है पचड़ी। जी, पचड़ी में 5 फ्लेवर्स डाले जाते हैं, जिसमें गुड़ भी होता है और नीम भी होता है। तो ज़िंदगी का बैलेंस इसी चीज़ में है। अगर आपको बीच बीच में थोड़ी खटास, थोड़ी कड़वाहट मिलती रहे, और ये जो कड़वी चीज़ें होती है ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये थोड़ा थोड़ा आपको बीच में किक देते रहते हैं। इन पर्टिकुलर शायद सभी लोग दे हैव ऑलवेज बीन फुल ऑफ अफेक्शन। तो अगर छोटी मोटी इंसिडेंसेस होते हैं तो मुझे यही लगता है कि ये तो कंट्रास्टिंग फ्लेवर है एंड आई शुड चेरिश इट। वेरी नाइस मैम। तो जैसे मैम, मेरे हिसाब से आप तो मॉरल हैं, हमारे लिए भी हैं। रिश्तेदारी में भी कभी ऐसा रहा कि जैसे बुआ, चाचे, ताए, मामे, चाचे कहते हैं कि देखो उसके जैसा बनो, वो देखो कहाँ तक पहुंच गए पढ़ लिख के। कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपके ही रिश्तेदारों ने, किसी ने आपका एग्जाम्पल दिया हो अपने बच्चों के लिए? शायद दिया होगा, पर मेरे कजन्स बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने ये कह दिया कि देखो बिल्कुल ठीक है, दीदी बन गई तो अब दीदी जो बन गई अब वो तो काम करेगी, हम उनकी बत्ती वाली गाड़ी में बैठ के कोई घूमने के लिए भी तो चाहिए। तो ऐसा जो हुआ, तो हमारी फैमिली ने पूरा इसको काउंटर बैलेंस कर लिया सब लोगों ने ना। तो वो लोग बहुत अच्छी बात यह है कि हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना। डिफरेंट लोग डिफरेंट डोमेन्स के लिए बने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो सब अपने अपने डोमेन्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई बिजनेस में सेट है, in fact one of us is a very good photographer, कोई बहुत अच्छा, one of them is in modeling, other is in fashion industry। तो मैं बस एक चीज़ के लिए बहुत लकी हूँ कि one thing is common in the entire family, both जहाँ पे मेरा जो जन्म का घर है और जो मेरा पोस्ट मैरिज घर है, एक चीज़ बहुत कॉमन है कि सबकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं। दे ऑल रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, दे ऑल रिस्पेक्ट द काइंड ऑफ वैल्यूज इंडियन सोसाइटी हैज गिवन। तो इस चीज़ में बहुत लकी हूँ, और सब अपने अपने डोमेन्स में अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस। अंशु जी, आपके इस आंसर में से एक और क्वेश्चन निकल के आया। इस चीज को आप किससे रिलेट करती हैं? कि ये हार्ड वर्क है या ये गुड लक है? आज तक मैं इसको ज़्यादा ब्लेसिंग्स का रिजल्ट मानती हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं, मैं आज तक इस चीज़ पे कन्विंस नहीं हूँ। एक कंपटीशन जिसमें 7 to 8 लाख एप्लीकेशंस जाती हैं,
और फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10,000 कैंडिडेट्स अपेयर जी। होते हैं और फिर उसके बाद 3,000 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फिर 1,000 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं। उसमें भी ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत कम लोगों को मिलती है, सम 100 पीपल 200 पीपल, दैट्स इट। तो मुझे पता नहीं, ऐसे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के लिए सिर्फ मेरी मेहनत काफ़ी थी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स लगी होंगी और सर्टनली ईश्वर की इच्छा होगी तो मैं यहाँ पे हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हम फरीदाबाद में हैं तो मैं फरीदाबाद की ही बात करूंगा कि फरीदाबाद में लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है। हम बात करें टोटल लिटरेसी रेट जो है 70.79% और मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.49% और वहीं अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 56.8 है। तो आप बाकी पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी या कैसे उनको मोटिवेट करना चाहेंगी कि ये लिटरेसी रेट जो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है, ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं? और बिल्कुल, द फर्स्ट थिंग जो हम पहले घरों में सुनते थे कि जब बेटी पैदा होती है ना तो माँ बाप उसी समय उसकी सेफ्टी के बारे में बॉदर्ड होते हैं और उसी समय उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत कॉमनली हम अपने घरों में सुनते हैं कि बेटी के पैदा होते ही जोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जोड़िए, बट फाइनेंशियल तो एग्जॉस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बैंक कोलैप्स कर जाएगा या आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई कैलामिटी हेल्थ या लीगल कुछ भी आ जाएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अब मेरे पास मान लीजिए MBBS की पढ़ाई है, वो तो कोई भी कैलामिटी मुझसे नहीं ले सकती जी। ऐसा तो नहीं होगा कि सडनली कुछ घर में प्रॉब्लम आ गई तो आपने अगर अपनी बेटी के लिए FD बनवाई है या मकान लिया है, मान लीजिए कोई उसके मकान पे लीगल डिस्प्यूट हो गया, केस हार गए तो वो गई, या कोई घर में बीमार हो गया, आपने FD बनाई है तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि ये बंदे को अब हार्ट अटैक आया तो उसका इलाज नहीं कराते, FD पड़ी रहने देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। सो हेल्थ और एनी अदर लीगल और इवन नेचुरल डिजास्टर्स, वो आपसे कोई कैलामिटी छीन सकता है आपका सेविंग्स फंड। बट अगर आपने अपनी बेटी को एजुकेट किया है, एजुकेट का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ आर्ट ऑल्सो। वन कैन बी मोटिवेटेड फॉर डांस, one can be motivated for painting, for fine arts, okay, for music। किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने उनको हुनर दिया है किसी भी डायरेक्शन में, या वो प्रोफेशनल है और एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन दिया है, तो उससे नंबर 1 उनके पास थिंकिंग प्रोसेस आएगा और सेकेंडली आपने उन्हें इकोनॉमिक डिपेंडेंस दी है जो कि उन्हें रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। उनको जिंदगी भर ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा। तो वो चीज़ जो आप जोड़ रहे हैं वो अपनी बेटी के अंदर जोड़िए, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं तो ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ जैसे कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में स्पेशली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली कि कई लोगों की जॉब चली गई, तो बिकॉज वो लड़की के पास हुनर था तो फ्रेंड जिनका कुछ बुटीक था, उनके हस्बैंड की कुछ जॉब चली गई तो शी वाज द वन हु वाज द ब्रेडविनर ऑफ द फैमिली और उनके हस्बैंड मैनेज कर रहे थे। आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि घर चलता रहा उनकी वजह से। सो आई थिंक गिव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू योर चाइल्ड एंड बोथ, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, इट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। जी बिल्कुल, बहुत खूब बात कही, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि जैसे आपने बताया कि आप बेटी के पैदा होने पे ये मत सोचिए कि पैसा जोड़ना है बस उसके लिए, पैसा जोड़िए बट उसकी स्टडीज के लिए। अगर वो एक कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर लेगी ना तो आपको फिक्र करने की कुछ जरूरत ही नहीं है जी। लेकिन आपकी बातों में मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि आपने हुनर की बात करी। वैसे पंजाबी में ना गाने का और नाचने का हुनर बिल्कुल रहता ही रहता है, आप भी पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, तो आपने कोई ऐसा कुछ हुनर छुपा हुनर जिसे हम कहते हैं? तो वो छुपा हुनर ना छुपा ही हुआ है अभी तक। मैं बाथरूम सिंगर हूँ और बिकॉज आई लाइक टू पेंट बट अगेन I don't know what the term for a bathroom painter would be. My paintings are certainly not of that display, but yes, I do like to play with colors. I do like to sing, and I also like to dance.
बट ये सब कभी उस स्टेज लेवल परफॉर्मेंस तक नहीं गया, तो हुनर नहीं कहूँगी मैं, इसे हॉबी कहना चाहूँगी अपने केस में। चलिए ये बात तो हमारी एक वैसे रही। मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि कई बार होता है कि बहुत क्रिमिनल्स आते हैं, आप आईपीएस हैं, कई कभी क्रिमिनल मिलते हैं, बहुत छोटी छोटी उम्र की लड़कियां या महिलाओं की हम बात करें वो आती हैं, तो उनको आप इस पाथ को छोड़ने के लिए, एक अच्छा पाथ अपनाने के लिए कैसे आप मोटिवेट करती हैं, कैसे उनको एक बढ़ावा देते हैं कि आप इस चीज को छोड़ के अच्छे काम की ओर बढ़िए? देखिए इसमें बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो उठाया है। जो हमारा पूरा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसका मुझे बहुत गर्व है, उसका रेट्रीब्यूटिव यानी कि पनिशमेंट एजेंडा नहीं है, उसका रिफॉर्मेशन करना, जिसे हम हृदय परिवर्तन करना है, वो एजेंडा है। और यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, हमारे जेल्स में भी जैसे करनाल जेल है जी, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हाथ के बनाते हैं। और ऑनरेबल सीएम की एक विजन थी, गीता जयंती दिवस मनाया जाता है जिनमें कैदियों के प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले होते हैं। जी, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिहेबिलिटेशन के लिए अवेलेबल होती हैं, जैसे हमने कपड़े सीना, पार्लर एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग टॉट, तो द वोकेशनल पार्ट ऑफ इट। एंड वी ट्राई कि अब इसी में मैं एक किरण बेदी मैम का एक एनजीओ भी है जिसने बहुत ज़्यादा तिहाड़ जेल में रिफॉर्मेशन का काम किया, उनको स्ट्रीमलाइन किया। और मैम की अपनी बायोग्राफी है आइडिया, उसमें क्लियरली लिखा जाता है व्हेन आई वेंट इट वाज अ सर्कस, पर उनको स्ट्रीमलाइन किया। तो मेरा भी यही रहता है कि जो आपका हम अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें, उनसे कोशिश करें, बात करें, और जो उनकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रीच आउट करें। और बहुत सारे इसमें गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, हम जो इफेक्टिव प्रोग्राम्स हैं आप उन्हीं को ही स्ट्रीमलाइन कर दें, जो ऑलरेडी इफेक्टिव पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर दें, तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। जी, बहुत खूब कहा आपने। इसी में मैं एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ मैम। जैसे मैम केसेस आते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी होते हैं, कोई डाउरी केसेस के भी होते हैं, तो उसमें ये मैनेज करना कि विमेन ठीक है या इसमें इस साइड मेल ठीक है, फर्स्ट तो ये जजमेंट होगी, और जब आफ्टर जजमेंट आपको पता चलता है कि यहाँ पर फीमेल है, इसकी गलती है, बट उसकी भी गलती सामने लाना, उसके लिए उसकी धुनाई करना, क्या ऐसा भी कभी हुआ? इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। आपने वो धुनाई वाली बात कही, तो इसमें ना मेरी आवाज ही काफी है धुनाई करने की, नौबत नहीं आती। और जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया कि हमारा काम रिफॉर्मेशन है, पनिशमेंट नहीं है। और एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो ये प्रोसिक्यूशन प्रोसेस है या क्रिमिनल जस्टिस, किसके दो हिस्से हैं। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, आपने जजमेंट वर्ड यूज किया, जजमेंट हमारा काम नहीं है जी। हमारा काम ही नहीं है कि हम ये डिसाइड करें कौन सही है या गलत है। हमारा एक बहुत सिंपल काम है कि हमें जो भी फैक्ट्स हैं, जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, उनको इकट्ठा करना है, और फिर जो उसके बेस्ड हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उसकी केस पे या तो आप ये कहेंगे कि ये लग रहा है कि उसने ये क्राइम किया है या नहीं लग रहा है। तो दोनों ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, आइदर एन FIR विल गेट कैंसल्ड और अ चार्जशीट विल बी फाइल्ड। फिर उसके बाद जजमेंट देना कोर्ट का काम है। और इस चीज़ में बिल्कुल हमें क्लैरिटी है कि हमारा काम है तहकीकात, तफ्तीश, मतलब सच्चाई की गहराई तक पहुंचना। और ये करना मुश्किल है, बट आई थिंक दैट इज़ वाई IPS हैव सच अ गुड ट्रेनिंग ऑफ 1 year, और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी रहती है हमारी। दैट इज द ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। जी, वैसे आपने बताया कि आप वैसे तो आपकी आवाज ही काफी है क्रिमिनल्स के लिए, बट मुझे लगता है कभी कभार अगर धुनाई करनी भी पड़ती होगी तो मैम जैसे MBBS भी हैं, तो मलहम पट्टी भी खुद ही कर देते होंगे आप तो। अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई कि धुनाई करनी पड़े। हाँ, मरहम पट्टी मैंने की है, बट वो क्रिमिनल की नहीं की। वो एक्चुअली में ऐसा ही हुआ था कि एक हमारे नून थे, उनको मैं कहीं जा रही थी और ट्रेनिंग पे, तो वो क्रिमिनल नहीं थे, तो मैंने देखा एयरपोर्ट पे एक लड़की को फिट्स आ रहे थे। तो जो बेसिक फिट्स के केस में प्रिकॉशंस लेते हैं कि टंग जो है वो कहते हैं ना जाए और रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, साइड पे कर दीजिए, तो वो बेसिक जो थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूर कर देते हैं। एक आध बार हमारी एक कांस्टेबल थी, उसको इंजरी हो गई, तो टेटनस का टीका मैंने लगाया है, तो मरहम पट्टी उतनी करी है, बट खुद पीट के खुद इलाज किया, ऐसी नौबत नहीं आई।
तो मैम आपने कभी फीमेल, चलो उस पे तो हाथ नहीं उठाया, मेल पे भी कभी नहीं हाथ उठाया आपने? नहीं, मैंने बताया ना, आवाज काफी है आपके ना, उससे अच्छा जी। मुझे ना एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंस याद आ रहा है। आप अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि डरा धमका के ही चीज़ें करेक्ट होती हैं। साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, और मुझे लगता है डरा धमका के तो बहुत कम चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। In fact, there's a complete science on it called as criminal psychology. It's a very well-studied subject. तो उनके आप जो socio-economic structure है of most problems which are there, उनकी आप तह तक जाइए, और क्रिमिनल से भी अगर बात करेंगे तो वो धीरे धीरे क्रिमिनल को ओपन करना भी एक आर्ट है। बिल्कुल सही। एक्चुअली हम कभी किसी आर्टिस्ट की बात करते हैं, आर्टिस्ट होने के साथ साथ उसकी कला की बातें अगर हम ना बताएं तो मजा नहीं आता। तो जैसे हमारे इस प्यारी सी आर्टिस्ट अगर हम कहें तो एमबीबीएस तो वो हैं, एमबीबीएस के साथ साथ आईपीएस, जैसे कि हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, डीसीपी फरीदाबाद, उनके अपने शौक भी हैं जो कह लो कि वो कहती है कि भाई बहुत हाई लेवल के नहीं है बट हैं, जिन्हें हम हॉबीज भी कह सकते हैं। बाथरूम सिंगर भी हैं, उन्हें पेंटिंग से भी बहुत प्यार है, काफी पेंटिंग्स भी की हैं उन्होंने। इसके साथ साथ वो डॉग लवर्स भी हैं, होते हैं ऑलमोस्ट काफी, बट इतने सारे डॉग्स को अपने पास रखना, और अभी तो वो कह रही है कि शिफ्टिंग में और भी आते जाते हैं। और इसके साथ एक और चीज जो मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी कि ऑर्गन डोनेशन के लिए भी वो वर्क कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर अंशु जी, आप बताइए हमारे लिसनर्स के साथ ये सारे एक्सपीरियंस भी अपने शेयर कीजिए कि डॉग लवर्स, मतलब ये प्यार भी आपसे, मतलब बचपन में ही आपके अंदर जागा या बाद में ये चीज आई? देखिए, ये चीज़ हमेशा थी क्योंकि हमारे घर की वैल्यूज़ में ये सिखाया जाता है कि पहली रोटी जो होती है वो गाय की होती है, और जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते की होती है। ये अपने घर में सिखाया जाता है। पहले ये चीज़ें हमें इनकी गहराई समझ में नहीं आती थी, पर अब हम ये एक चीज़ जो हमें सीखने की बहुत ज़रूरत ये है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ, जीव जंतुओं के साथ इंटीग्रेट होने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो बनी रहे, संतुलन बना रहे पृथ्वी का, तो ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस के अलावा कोई एक भी ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जो एक्सटिंक्ट हो जाए और फ़र्क ना पड़े। अगर देखा जाए तो ह्यूमन इकलौती ऐसी रेस है जो आज एक्सटिंक्ट हो जाए तो धरती को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए तो इकोसिस्टम ज़रूर होता है जी। तो इसका मतलब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम उसे बेटर बनाएं। तो हमेशा था डॉग लव, पर अब बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स के इज़ वेरी फॉन्ड, और वो ये कहते हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इंडियन परिया ब्रीड जो है वो नेचुरली हमारी वो है, और हम प्यार से बोलते भी हैं कि ये हमारी परियां हैं। तो वो हम बिल्कुल रखते हैं कि आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम उनकी वजह से हैं या वो हमारी वजह से हैं। तो यस, दे स्टे विद अस लाइक अ फैमिली, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता। ये प्यारे प्यारे से बेजुबान जानवर जिनकी दुआओं में बहुत दम होता है, इनको बहुत ज़्यादा नहीं लगता। वो जब हम जाते हैं बहुत प्यार से वेलकम करते हैं, और आप अननेसेसरली किसी थॉट में, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे का एक रोल होता है घर में। बच्चे का क्या रोल होता है कि वो कुछ भी, आप किसी भी टेंशन में, वो मुस्कुराएगा। सिमिलरली वो जो डॉग होता है वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। इट डजंट गेट अफेक्टेड। आपने 2 बार बात नहीं भी की उससे तो ऐसा नहीं है वो तीसरी बार प्यार से नहीं आएगा। तो वो दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फैमिली, और वो आई थिंक जितना हमने उनके लिए कुछ किया होगा उससे ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए किया। बिकॉज अगर रात को भी मैं कहीं पे जाती हूँ, मान लीजिए लेट हो, तो हमेशा साथ में चलते हैं, और सुबह आके बहुत प्यार से विश करते हैं। एंड उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा पानी, वैक्सीनेशन रेगुलर टाइम्स पे। आप मतलब अपना डॉग का जब उसका एज कंसिडरेबल हो जाए तो एक्सटर्नलाइजेशन करा दीजिए। इससे ज़्यादा क्या है? और थोड़ा सा आपका प्यार से आप उसका सिर सहला देंगे, तो उससे ज़्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक रही ऑर्गन डोनेशन की बात, तो आई थिंक डिफरेंट फेथ्स में जब हम मरेंगे तो या तो हमारे शरीर को जला दिया जाएगा या फिर उसे दफना दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फेथ ऑन विच यू आर बॉर्न। तो व्हाई टू डाई विद दिस थिंग? हम तब भी हिंदू धर्म में भी देखिए, मेरे को नहीं लगता कि हम ज्वेलरी के साथ या
किसी को घर के साथ या गाड़ी के साथ चलाते हैं, है ना, वी टेक आउट द पोजेशंस एंड देन बर्न द बॉडी। तो ये भी बहुत प्रेशियस पोजेशंस हैं। अगर आपकी आईज हैं या कोई डोनेशन लाइक ऑर्गन है, तो अगर किसी की, हम क्यों नहीं निकालते ज्वेलरी कि फिर किसी की काम आएगी, इट्स प्रेशियस। तो आपकी कॉर्निया भी प्रेशियस है, अगर वो डोनेट करने लायक है तो प्लीज डोनेट इट। और मैं लोगों को यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, अगर किसी ने अपने लाइफ टाइम में कभी भी प्लेज नहीं किया और उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, तो घर वाले फोन करके अपनी सहमति से भी ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। जी, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके। यहाँ तो हस्बैंड भी आईपीएस हैं और वाइफ भी आईपीएस हैं। घर में वैसे तो वाइफ की ही चलती है, बट हमारे इस प्रोफाइल में हम देखें तो किसकी चलती है घर में? आई थिंक जब संतुलन होता है तो सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की बात ही नहीं रहती। आई थिंक जिन डोमेन्स में हस्बैंड अच्छे हैं तो वो अपनी उनकी बात को मेरा मानने का मन करता है, और जिन डोमेन्स में मैं अच्छी हूँ शायद उसमें उनका मानने का मन करता है। और कुछ चीज़ें रूटीन में दे जस्ट हैपन, एंड इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस व्हेन जब दो लोग डिफरेंट लोग रहते हैं तो आई थिंक डिफरेंसेस भी आते हैं। पॉइंट ये है कि आप कितने अमिकेबली उन्हें रिजॉल्व कर पाते हैं, तो दोनों की चलती है। वेरी नाइस मैम। तो मैम हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपको पता है कि विमेन एम्पावरमेंट वीक, और जैसे विमेन डे पे हम बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीक हमारा विमेंस वीक ही है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो महारानी। तो इसमें आप काफ़ी सारी वाइफ्स होती हैं मैम ऐसी जो अपने आप को डाउन कह लो, कहते हैं कि हम हाउस वाइफ हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। हाउस वाइफ होना मेरे हिसाब से अपने में एक बहुत बड़ी बात है, काफ़ी हाई लेवल पे, क्योंकि ये हाउस वाइफ होना सबके लिए आम बात नहीं है। किसी मेल को भी कहा जाए घर का भी सारा काम संभालो, बच्चों को भी संभालो, तो वो भी शायद हार मान जाए। बट एक वाइफ चलती रहती है सुबह से लेकर रात तक, रात को भी कुछ प्रॉब्लम है तो भी उठ के उसने करना, बट फिर भी अपने आप को इतना कम आंकना कि मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाई। तो ऐसी फीमेल्स को आप क्या कहना चाहेंगी? अनफॉर्चुनेटली ये जो डिस्कोर्स है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं अनफॉर्चुनेटली ये डिस्कोर्स चलता है कि ये तो कुछ नहीं करती, ये घर पे रहती है। तो शायद बचपन में मुझे भी लगता था कि ये हाउस वाइफ बनना बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं हाउस वाइफ बनना चाहती थी। बट इवेंचुअली ये चीज़ विद अपब्रिंगिंग एंड विद पेरेंटल वैल्यूज आई रियलाइज कि नहीं, शायद हाउस वाइफ बनना तो सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल। बिकॉज आप बाहर जाते हैं, आपको तो डिफरेंट लोग मिल रहे हैं, आपको एक तरह की रेन्यूमरेशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, आपको अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हाउसवाइफ बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए, आई वुड से होम मेकर, घर को घर बनाने के लिए, मकान को घर बनाने के लिए वो सेक्रीफाइस देती है। विदाउट, सबसे बड़ी बात, विदाउट रेन्यूमरेशन वो पूरा दिन रात काम करते हैं, विदाउट लीव, नॉन पेड वो काम करते हैं। एंड बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो बाहर जाने का जो एक नॉर्मल होता है उसको वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ सेक्रीफाइस इन ऑल पर्सपेक्टिव्स। और वर्किंग वुमेन है, उनका एक अलग लेवल का सेक्रीफाइस है, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे भी सीज नहीं करती है। तो वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमेन, ये आई थिंक आपकी अपने घर की डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके रिसोर्सेज हैं। हो सकता है किसी के पास ये ऑप्शन ही ना हो, बिकॉज एक जाने की इनकम सफिशिएंट ना हो। तो बस मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी सेटअप में हैं उसमें बहुत ग्रेसफुली रहिए, बहुत रिस्पेक्ट से रहिए। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एक हस्बैंड को मौका ना मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल ना हो, तो उसको घर पे होम मेकर बनना पड़े। तो लेट अस नॉट हैव इट एज अ टर्म हाउस वाइफ, लेट अस कीप इट वेरी वेरी जेंडर न्यूट्रल, लेट अस कॉल इट होम मेकर। और वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, और दोनों का संगम भी हो सकता है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि दोनों का संगम ही होता है, जस्ट परसेंटेज डिफरेंट होती है, किसी के अपने स्फीयर्स हैं, इसे कंपेयर कीजिए ही मत। हर कोई अपना बेस्ट दे और आपसी सम्मान बना रहे, that is sufficient. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बहुत ही प्यारी बातें करके। और होपफुली लिसनर्स जिन्होंने आज का शो सुना होगा तो वो ज़रूर अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, और जो बहुत डीमोटिवेट होते हैं वो अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। Thank you. वैसे तो मुझे मैम से बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैम MBBS हैं, IPS हैं, बट सोशली कितना ज़्यादा इस समाज के साथ जुड़ी हुई हैं। कि सोशली मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्गन डोनेशन
कि सोशल वर्क ही तो है कि हम बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं। देखा जाए आप स्ट्रीट डॉग्स की या बाकी डॉग्स की मतलब इतना ज़्यादा आप अटैच्ड हैं कि डॉग लवर आप बनी हैं। तो मतलब आपके घर में 4 डॉग्स हैं और आपने कहा कि आप शिफ्ट के हिसाब से बाकी डॉग्स भी आते रहते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए आप सोशल वर्कर भी हैं। मैं तो यही कहूँगा आप सोशली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं समाज के साथ। अपनी एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि डॉग्स को आप डॉग लवर हैं तो मैं इसीलिए आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि डॉग्स की बात करें हम घर पे डॉग्स हैं हम उनको वैक्सीनेशन करवा देते हैं। बट जो स्ट्रीट डॉग्स की हम बात करें तो कहीं न कहीं वो बहुत जल्दी शायद अपनी लाइफ छोड़ जाते हैं। क्या वैक्सीनेशन की वजह से ऐसा होता है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट यूज़ किया है, इसमें रेस किया है। मेरे घर पे जितने भी डॉग्स हैं वो सारे ही स्ट्रीट डॉग्स हैं, अडॉप्टेड डॉग्स हैं जी। सारे के सारे। तो जो डॉग्स होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारी तरह ही होती हैं। जैसे एक वायरस पार्वो वायरस करके एक बीमारी है जो डॉग्स में हो जाती है और वो 90% से अबव उसमें डेथ हो जाती है अगर डॉग्स का टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तो ऐसी 4-5 मोटी मोटी बीमारी है जिनका वैक्सीनेशन इजीली अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, किसी एक मान लीजिए एक छोटे से मोहल्ले की एग्जाम्पल ले लें, उसमें कितने डॉग्स होंगे? 8 या 10 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, दैट्स इट। तो उसमें आप जस्ट कंसिडर इट, वो आपकी लाइफ को भी बेटर करेगा। तो आपके क्या कंसर्न्स रहते हैं कि डॉग बाइट ना हो जाए, नंबर 1 जी, कि डॉग कहीं गंदा ना कर दे घर को, नंबर 2, नंबर 3 आपका ये रहेगा कहीं भौंके या कुछ एस्थेटिकली होना। तो मैं आपको इन तीनों के सॉल्यूशंस बहुत इजीली दे सकती हूँ। आप उन सभी 8 के 10 डॉग्स के नाम रखें, उनको पट्टा पहना दीजिए और वैक्सीनेशन कर दीजिए, उससे उनकी वैक्सीनेशन कर दीजिए। और दूसरा ये है कि इनका अगर एज 1 ईयर या उससे ऊपर है तो इजीली स्टरलाइजेशन, बहुत ही छोटा ऑपरेशन है जिससे जैसे ह्यूमंस में होता है कि अगर रिपीटेटिवली बच्चे होते हैं तो मदर की हेल्थ डिक्लाइन कर जाती है। तो अगर उसकी स्टरलाइजेशन होगी तो डॉग्स की ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है क्योंकि वो बार बार उसकी जान नहीं लगेगी बच्चा पैदा करने में। और थोड़ा सा क्या है कि आपने पानी रख दिया, अगर जानवर प्यासा होगा या भूख लगी होगी तो कुछ भी नहीं करना आपको, शायद दिन में एक बार पानी डालना। और अगर गली में सबने कर दिया तो मान लीजिए 1-2 घर नहीं भी है, कहीं बाहर गए हुए तो 5-6 रोटी उनको मिल जाएगी। और डॉग तो एक बार ही भी खाना खा लेता है और थोड़ा सा पानी मिल जाए, इट इज सफिशिएंट। सो इट रियली डजंट टेक एनीथिंग। और अगर आप सब कोलैबोरेटिव एफर्ट से करेंगे तो आई थिंक द वैक्सीन, इवन द स्टरलाइजेशन ऑपरेशन for the dog would be anything between to 1,500 to 2,000 rupees, so which is a very very reasonable amount, पर उस डॉग की लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। नहीं तो उसको हर 3-4 महीने में कंसीव करेगी डॉग, और फिर जैसे ह्यूमंस में होता है कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी हो जाती है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, बच्चे रोड पे कई बार दौड़ जाते हैं तो गाड़ियों के नीचे आते हैं जी। वो डॉग्स आपसे प्यार भी करेंगे। और एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते, डॉग की एक टेंडेंसी होती है जहाँ पे वो खाना खाता है वहाँ पे कभी भी वो यूरिन नहीं पास करता, वहाँ पे कभी वो पॉटी नहीं करता। तो घर तो आपका ऑटोमेटिकली साफ ही रहेगा। अगर सब लोग खिलाएंगे तो डॉग अपने आप ऐसी जगह ढूंढ लेगा जो कि आपके उसमें नहीं। इट विल नेवर नेवर एवर डू दैट। इनके अंदर एक इनबॉर्न सेंस होती है। ये बहुत अच्छी आपने बातें बताई डॉग लवर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। अब मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं चाहूँगा कि आप ऐसी वुमेन्स को कुछ ना कुछ मैसेज दें कि जो कुछ करना चाहते हैं शायद किसी वजह से रुक जाते हैं, वो कर नहीं पाते, अपना मुकाम हासिल नहीं करना पाते। सबसे बड़ा मुकाम जो आई थिंक चाहिए जिंदगी में, दैट इज टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर एग्जिस्टेंस। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर। उसके बाद सेकंड जो आपको एस्पायर करना चाहिए वो ये है कि हर इंसान अपनी एग्जिस्टेंस से, मेरे को लगता है कि अपनी एग्जिस्टेंस से, अगर कोई बहुत अमीर है तो वो एम्प्लॉयमेंट शायद जनरेट करेगा, अगर कोई बिजनेस मैन है, जैसे मैं पुलिस में हूँ तो क्रिमिनल्स को फाइट करके कर रही हूँ, डॉक्टर्स हैं उस तरह कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो भी जिस भी जगह पे है उसे में एस्पायर करे। हमेशा जो भी आप एक्शन लो उसमें ये सोचा जाए कि इसका समाज में क्या भला जी। अगर कोई कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं डोनेट नहीं कर सकता, वो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को तो प्लेज कर सकता है, उसमें भी भला होगा। कितने लोग करते हैं बताइए? ब्लड डोनेशन कर सकते हैं,
ये तो जी। पॉसिबल है। अगर और कुछ नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों के साथ पॉजिटिवली बात तो कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन जनरेट अ पॉजिटिव फीलिंग अराउंड ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो मुझे ये लगता है कि ये 2 चीज़ के लिए आप हमेशा एस्पायर कीजिए, एंड स्पेशली ऑन वुमेन्स डे। वुमेन को मैं स्पेशली इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक वुमेन आर बॉर्न विद दैट काइंड ऑफ वार्मथ, विद दैट काइंड ऑफ लव, और दे आर, इस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होती है। तो पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, और दूसरा जो भी कर्म करें, जो भी एक्शन ले दिन भर में, वो ये सोचें कि इससे मेरे देश का, मेरे समाज का क्या होगा। दैट्स ऑल आई हैव टू से।